नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, मैं यहाँ पे इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डेमो आज के इस वीडियो में मैं आपको डेमो टीचिंग में देते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से डेमो टीचिंग को अपने प्लान करना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को मैंने कवर नहीं करवाया है, तो आप उस टॉपिक को अगर करना है तो आप किन बातों का ध्यान रखते हुए अपने टॉपिक को मेनटेन कर सकते हैं और वहाँ इंटरव्यूअर के सामने अपनी डेमो टीचिंग को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर की कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, एनसीईआरटी पे बेस्ड नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब कि उनका है कि अपने ही फॉर्मूला रटे जा रहे हैं, रटवाए जा रहे हैं, बच्चों को फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप पीआरटी लेवल पे हो तो आप फर्स्ट टू फिफ्थ तक की बुक देखो ना। आप उसकी बुक देखो, उनके बुक में क्या फॉर्मूला है कि नहीं है। अगर फॉर्मूला है तो उन फॉर्मूले को पढ़ाओ, अदरवाइज आपको फॉर्मूला वहाँ पे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है कि ये नहीं, आपको शो नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप उसमें नॉलेज डाले जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ही पढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक, नंबर 2 पॉइंट आते हैं कि पोयम या फिर कविता। जैसे मैंने बहुत सारा देखा कि पोयम या फिर कविता बहुत सारे लोग अपने मन से बना के पढ़ा रहे थे। तो मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ रियली। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इस बात को बता रही हूँ कि देखिए, पोयम या फिर कविता आपकी एनसीईआरटी बुक में जो दी है, जब दिया है उन्होंने, तो आप उसको ही पढ़ाइए ना। जैसे 1 2 3 4 के लिए जो पोयम दिया है या फिर संडे मंडे को पढ़ाने के लिए जो पोयम दिया है, तो आप उसी को पढ़ाइए ना, उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाइए ना। एनसीईआरटी देखिए, वहाँ पे आपको करना क्या है, वहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही भगवान है, उसी को भगवान मान के आपको पढ़ाना है। ठीक है, आप मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एनसीईआरटी बुक ने आपको पोयम दी है तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। अपने मन से कोई पोयम एक्स्ट्रा नहीं बना देना, क्योंकि देखिए अब जब वहाँ पे आप क्लास टीचिंग में पढ़ाते हो तो वही बुक पढ़ाओगे ना जो एनसीईआरटी ने दिया है, जो एनसीईआरटी का लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी बात आ जाती है पोयम या कविता। पोयम या कविता का मतलब सिर्फ और सिर्फ नाचना और गाना और एक्शन करना ही नहीं होता है, बल्कि इसके कई और मायने होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है डेमो टीचिंग देते वक्त। सबसे पहले जैसे आप पोयम या कविता पढ़ाते हो तो उस पोयम या कविता की क्या मतलब, उसमें क्या मतलब है, उसका मतलब क्यों वो पोयम पढ़ाई जा रही है। ठीक है, उस पोएम को पढ़ाने का क्या मतलब हो सकता है कि बच्चों को ये पोएम क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो उसको समझाना भी है उसको। ठीक है, बच्चों को। और वो पोएम की क्या थीम है, मान लीजिए ऊँट एक है कविता, तो ऊँट चला, तो उसमें क्या है कि ऊँट के बारे में बता रहा है। तो वो जो ऊँट की थीम है ना, तो उसके आसपास के लेकर सारी क्वालिटीज़ आपको बतानी है। गाना ही नाचना नहीं है, बल्कि आपको सारी ऊँट की क्वालिटीज़ भी बतानी है। इवन जिस मौसम में वो रहता है उस मौसम की भी क्वालिटी आपको बताना है। ठीक, और हाँ, और आपको क्या करना है, जैसे थीम है ना ऊँट, तो उससे रिलेटेड जो आपके डे टू डे लाइफ में होता है, तो उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आप उनको नॉलेज देंगे। ठीक है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे पोयम के हिसाब से। ठीक, और हाँ, उसमें जैसे आप डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड अपने आप से लिखते हैं, तो मेरी मानिए तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ डील करनी है तो उनके हिसाब से डिफ़िकल्ट वर्ड हमें चूज़ करना है। हमें तो आता ही है भाई, मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि ये डिफ़िकल्ट है, ये नहीं डिफिकल्ट है, बच्चों को डिसाइड करना है ना। तो ये चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है ना, तो बच्चों को डिसाइड करने दीजिए कि उनके लिए क्या डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट नहीं है। तो उसको अंडरलाइन करवाइए, उसकी मीनिंग करवाइए, उससे सेंटेंस बनवाइए। इस तरह से आप करके अपनी डेमो टीचिंग की जो ये पोएम वाला पार्ट है ना, इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। सिर्फ नाचना गाना ही नहीं होता, बल्कि उसमें एक्सप्रेशंस के साथ साथ आपको उस पोएम की क्या मीनिंग है, क्या जो थीम है उसको, और उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करना है, उसकी जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ये सारी बातों को बच्चों को अवेयर कराना है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी सारी एजुकेशनल न्यूज़ प्रोवाइड करी हैं, वहाँ से आपको एजुकेशनल न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी और आपको डेमो टीचिंग के मेथड्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि क्लास के ऊपर हैं, क्लास पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास फर्स्ट का पढ़ा रही हूँ और मैंने क्लास फर्स्ट का टॉपिक उठाया और मैंने क्लास 6 या 7 या 5 का उसमें मेथड अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर जो टॉपिक पढ़ाती हूँ, जिस क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, उस बच्चों को माइंड में रख के पढ़ाती हूँ, तो उस तरह से आपको भी वहाँ से सीखना है, उस तरह से अपनी टीचिंग को इम्प्रेसिव बनाना है।
और हाँ, ये मैं वही चौथा बात यही कह रही हूँ कि आपको याद रखना है बच्चों का सिलेबस क्या है, ठीक है। बच्चों का कक्षा स्तर को याद रख करके उनको पढ़ाना है। मान लीजिए फर्स्ट को पढ़ा रहे हो, वही बात मैंने अभी बताई कि फर्स्ट को पढ़ा रहे हो तो फर्स्ट को ही ध्यान में रखना है। अगर फोर्थ को पढ़ा रहे हो तो फोर्थ को ध्यान में रखना है। अगर सेवन्थ को पढ़ा रहे हो सेवन्थ को ध्यान में रखना है। तो मतलब जिस क्लास को पढ़ा रहे हो उस क्लास का लेवल ध्यान में रख के ही पढ़ाइए। और इसके लिए क्या करना है ना, आपको सारी बुक एनसीईआरटी की रीड कर लेना है, एक बार गो थ्रू हो जाइए कि हाँ इस चैप्टर में मान लीजिए एरिया और बाउंड्री पढ़ा रहे हैं तो एरिया और बाउंड्री में आपको देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूले से समझाया है कि फॉर्मूले से नहीं समझाया है, कि किस लेवल तक समझाया है। देखिए मुझे पता है आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी मैथ्स वगैरह तो अच्छी होगी, मतलब जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड होता है, मैथ बैकग्राउंड होता है, उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको वहाँ पर अपनी नॉलेज शो ऑफ नहीं करनी, ठीक, केवल कक्षा के अकॉर्डिंग ही चलना है। यहाँ ये पीजीटी टीजीटी वालों के लिए भी यही आ जाता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि अपने सारे बच्चों को इन्वॉल्व रखना है। हर बच्चे को जैसे आप पढ़ा रहे हो ना, तो ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ देखना है, और देखना ही नहीं है, क्वेश्चन भी पुटअप करते रहना है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो क्वेश्चन भी पुटअप करते रहो। तो इस तरह से एक इंटरैक्टिव माहौल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे से मैंने उस दिन साउंड पढ़ाया था साइंस में, तो मैं हर बच्चे को इन्वॉल्व कर रही थी, हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को ले रही थी। वो बड़ों क्लास का था, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डांस वगैरह नहीं करना था, मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं, मतलब एक नॉर्मल स्माइल सा रखना था और उस तरह से रखते हुए सारे बच्चों को इन्वॉल्व करना था। बड़े बच्चों को भी आप अगर आप पढ़ा रहे हो तो इन्वॉल्व करना उसको सीखिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिविटी, हाँ यहाँ पे मैं एक्टिविटी की बात इसलिए कर रही हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ ना, तो जैसे मैंने उस दिन पढ़ाया था आपका टेबल मल्टीप्लाई पढ़ाया था, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि मेरा बर्थडे है, चलो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी टाइप का इसमें शो होगा, तो ऐसा लगेगा कि हाँ सब बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, बच्चों से जब व्हाइट बोर्ड पे आप लिखते रहते हो ना, ऐसा नहीं कि व्हाइट बोर्ड पे लिखोगे जाकर तुरंत ही, नहीं, तो जब लिखोगे तो ग्रीटिंग्स वगैरह करोगे, उनके डे टू डे के बारे में पूछोगे, या फिर कुछ भी बातें आप करोगे जो आपसे क्लास रिलेटेड है। अच्छा ये बताओ बच्चों प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, या फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट है और क्या है प्रॉब्लम, अगर कोई डराए तो बता देना मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब कि इस तरह से करके उस सब्जेक्ट की क्वालिटी भी बताइए, उस सब्जेक्ट को की तरफ बच्चों को आकर्षित करिए, उसकी क्वालिटीज़। अगर बच्चे बोर हो रहे हैं, बैठे हुए हैं आपकी क्लास के उसमें, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये तो सारी चीज़ें आपको इंटरव्यूअर के सामने करनी है, तो लेकिन आपको इमेजिन ऐसे करना है कि आप क्लास में हैं, ठीक, वही है डेमो टीचिंग, ठीक। अब आपको करना क्या है, जैसे एक्शंस या टोन को ध्यान में रखना है। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, वो तो जैसे छोटे एज के ग्रुप के बच्चे हैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्शन या टोन, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के पेश आना है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि एज ग्रुप को ध्यान रखना है। ये नहीं कि अब ये देखिए 4th 5th तक आते आते बच्चे थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, तो आपको उस तरह से बिहेव करना है क्लास में। ये नहीं कि 4th 5th में भी लगे नाचने, नहीं। अगर आपको ज़रूरत समझ में आती है कि हाँ इन बच्चों का लेवल दिमाग इस तरह से है, तो आप उन तरह से करिए एक्टिव। हाँ वहाँ पे आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, बट इतना तो आपको पता होगा ना कि 4th 5th क्लास तक के बच्चे का क्या लेवल होता है, किस तरह से वो थिंकिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए राइटिंग को आपको ध्यान देना है। अगर आप पीआरटी में जैसे लोअर लेवल होता है ना क्लास 1st 2nd वगैरह, तो इसमें आप कर्सिव मत यूज़ करिए, मेरी मानिए तो, क्योंकि कर्सिव वगैरह उनके लिए डिज़ाइन हो जाती है, और 3rd 4th 5th थोड़ा अपर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप कर्सिव यूज़ करते हैं, ठीक। और राइटिंग, इनके लिए राइटिंग टीजीटी पीजीटी वाले अपना कर्सिव राइटिंग और खूब सुंदर सा बना के लिखेंगे। और हाँ ये भी ध्यान देंगे अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है तो थोड़ा कम लिखो और सेंटेंस लिखने की कोशिश मत करो, और अगर नहीं अच्छी है तो फिर प्रैक्टिस करो भाई, कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर गेन करनी है। और ये है टर्निंग पॉइंट आपका डेमो और इंटरव्यू। देखिए जिसने रिटर्न में अच्छा पाया है ना, फिर उसको आप बीट भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कर रही, मैं हमेशा उसी का बायसनेस नहीं ले रही, पक्षपात नहीं करी, बट मैं आप एक पॉजिटिव चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपके रिटर्न में मार्क्स कम है ना, तो आप होप मत लूज़ करिए, आप अपना इंटरव्यू और डेमो में अच्छा करके और एक अच्छा प्रपोर्शन पाइए, ठीक है, मार्क्स का। और यहाँ पे क्या है कि अगर जो भी व्हाइट बोर्ड पे आप लिख रहे हो ना, तो वर्ड जो भी लिख रहे हो तो उसकी हमेशा ओरिजिन देखिए, वो लैटिन वर्ड से आया कि कहाँ से आया, हिंदी का है तो अरबी का है कि तुर्की का है कि कहाँ का है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड वाला वर्ड भी आप ध्यान रखिएगा कि जो लिखना है ना, अगर कुछ लिखना है ना, सब कुछ प्लान करके जाना, और नहीं प्लान होता है अगर वो अपने आप से टॉपिक देते हैं। इसीलिए तो मैं सारा टॉपिक वाइज करा रही हूँ, आप जाके सारे टॉपिक वाइज पढ़िए, क्योंकि मैं क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। मैं ये नहीं पढ़ा रही हूँ कभी ये पढ़ा दूँ कभी वो पढ़ा दूँ, नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन से क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जिस क्लास को आपको पढ़ाना है ना,
उस क्लास का आपको ध्यान देना है और आपका हर टॉपिक कवर हो जाए। ये नहीं कि आज ये पढ़ा दिया कल वो पढ़ा दिया, नहीं। मैं एक सीरीज़ अभी क्लास फर्स्ट की मेरी अब ख़त्म होने वाली है। और देखिए ख़त्म इन द सेंस कि अब देखिए वहाँ पे अगर मैं इंग्लिश मैंने एक चैप्टर की स्टोरी पढ़ा रखी है कि हाँ किस तरह से क्लास फर्स्ट के बच्चों को आपको स्टोरी बनानी है। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आ जाती है कि जब आप इंग्लिश पढ़ाते हो ना तो इंग्लिश टीचर को इंग्लिश बोलना है, ठीक। इसमें कोई ये नहीं कि आपको हिंदी, अगर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हिंदी होती है तो हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके इंटरव्यूअर्स साउथ वगैरह के हों तो आपको क्या करना है, आपको जो है इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। इंग्लिश टीचर हो ना तो आपको कंपलसरी इंग्लिश में ही उसको एक्सप्लेन करना है। अब मैंने अपने वीडियो में इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप सीखिए ना उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, क्योंकि केवीएस की जो वैकेंसी है, केवीएस जो स्कूल है ना वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। तो आप किस तरह से आपको इंग्लिश में डिफाइन करोगे, नहीं आता है तो सीखिए। आपको हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि आपको इंग्लिश के वर्ड आप हिंदी में ट्रांसलेट करके दोगे, नहीं। आपको वहाँ पे इंग्लिश टीचर हो तो इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, इंग्लिश में अपने मतलब जो अपने एक्सप्रेशंस हैं उनको अच्छे से दे करके उनको समझाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो गई इंग्लिश की। अब बात आती है कि एग्जाम्पल टू रूल जाने की आप कोशिश क्या करिए कि जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो ना तो उसमें हमेशा एग्जाम्पल टू रूल। और एग्जाम्पल इतने मिलेंगे कहाँ से या तो आप खुद सोचो, वरना मैं तो अपना दे ही रही हूँ डेमो कि हर टॉपिक का कैसे आपको किस किस तरह से एग्जाम्पल देना है। तो उस तरह के एग्जाम्पल्स आप सोचिए और मेरे जो डेमो क्लासेस है ना उनको आप देख लिया करिए और उसको ना प्रैक्टिस किया करिए। व्हाइट बोर्ड मंगा लीजिए, प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आपके पास टाइम है, आप अपना अभी से पूरा कवर कर लीजिए। और मैं सारा टॉपिक वाइज यहाँ पे करवा रही हूँ, ऐसा नहीं कि कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। मैं सारे एक लाइन से टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। हाँ, ईवीएस की बारी अभी नहीं आई है, बस मोस्ट प्रोबेबली मैं 1-2 दिन में ईवीएस के टॉपिक भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। देखिए कोई भी चीज़ होती है ना मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। लेसन प्लान होता है ना, लेसन प्लान, तो वही मैं करती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।